आ जाएंगे क्या? अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से बैठोगे तो आगे टॉपिक कंप्लीट होगा तो बात करते जाएंगे, ठीक है? तो अगर क्लास लेट स्टार्ट हुई तो थोड़ा लेट तक एक्सटेंड हो सकती है आई गेस। ओके, तो कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था क्या साथ में कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मॉनेटरी पॉलिसी का। हमने कल जो डिस्कस की है उनमें से एक है आपका मनी सप्लाई और दूसरा एंड इट्स एग्रीगेट्स, ठीक है? वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उसमें और भी चीजें हैं, ठीक है? वो किसी और हिसाब से ऑर्गेनाइज किया गया है, मैं किसी और हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो आपको नोट्स दिए गए हैं दे आर वेरी मच एडवांस्ड, व्हाटएवर क्वेश्चन यू विल गेट इन योर पेपर्स, especially even if you are preparing for UPSC, you will get their answers, ठीक है? क्योंकि मैंने भी वही से उठाए जहाँ पे यूपीएससी के सोर्सेज मैंने रेफर किए हैं, जो बुक्स है रमेश सिंह टाइप हो, तो वहां से चीजें पिक की हैं, तो दे आर वेरी डिटेल्ड। तो इट माइट बी कि कुछ चीजें उसके अंदर लिखी गई हैं वो मैं यहाँ पे कवर अप ना करवाऊं, बट इफ यू आर विलिंग टू रीड यू कैन रीड एंड यू कैन आल्सो आस्क मी, बट देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई एम वेरी मच श्योर कि आपके पेपर में नहीं आएंगे सीडीएस में, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा, मैं उसको इग्नोर ही कर रहा हूँ सीधा। अगर आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़ने का, यू आर फ्री टू रीड एंड देन यू कैन आल्सो आस्क मी। जो चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उन चीजों को अपने नोट्स में पक्का ढूंढना है, ठीक है? जैसे उसमें एक चीज आएगी आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके बारे में लिखी हुई कुछ चीजें, ठीक है? उसके अलावा एक उसके अंदर बना होगा चार्ट जिसमें हमने बात करी है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम की, ठीक है? बोलना देता हूँ कुछ, तो उस पूरे चार्ट को वहां पे बनाया हुआ, आप एक बार उसको रीड करना एंड देन वी कैन डिस्कस कि मतलब एक्चुअल में आपका बैंक्स में फर्क क्या क्या होता है, कौन से कमर्शियल बैंक्स हैं, कौन से शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ठीक है? इसके अलावा आजकल नए तरह के बैंक आ गए हैं आपके, इसको हम कहते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक और होता है आपका पेमेंट बैंक, ठीक है? सुना है किसने पेमेंट बैंक के बारे में? पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जीपे इज नॉट पेमेंट बैंक। जीपे जो है जीपे पेमेंट बैंक, तो आपका जो जीपे है, जीपे एक बैंक नहीं है बेसिकली। नहीं यही होता है जब हम कोई चीज बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमें कितने कितने ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब कि 12 वाली होती है ट्रांजेक्शन, 12 वाली ट्रांजेक्शन तेरी तो बोल होती है, तेरी तो पता है मुझे। हाँ हाँ 10 पेमेंट अलाउड है मतलब, अच्छा तो वो तो फिर एग्जॉस्ट होने के लिए फिर दो दो अकाउंट होंगे ना सेपरेट। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि आपका हाँ चुप हो जाओ, इसका साउंड स्लो है। तो बैंक अकाउंट हो सकते हैं, तो दो यूपीआई आईडी भी हो सकती है। देख भाई पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर इसका मतलब समझना इसका मतलब समझा दूंगा, ठीक है? जो आपके बैंक्स होते हैं, देखो यूपीआई क्या है, यूपीआई का आपका इंटरफेस है जो आपकी पेमेंट्स को आसान कर देता है, ठीक है? और उस इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऐप बन गई हैं और उनसे एक ऐप पे आपके गूगल ने बना रखी है, ठीक है? उसमें क्या होता है ना, गूगल पे में आपका खुद का खाता नहीं होता है, खाता किसी और बैंक का होता है, बस वो आपको ट्रांसफर करने के लिए सिस्टम प्रोवाइड करता है, तो वो आपका जीपे है, ठीक है? तो एक्चुअल में अब आपका होता क्या है कि जो आपका मैं बात कर रहा हूँ ना पेमेंट बैंक की, पेमेंट बैंक इज एक्चुअली अ बैंक, ये आपका बैंक ही है, इसकी फिजिकल ऑफिस भी आपको मिल जाएगी मेट्रोपॉलिटन सिटी में। अब इसका जो मतलब है पेमेंट बैंक, ये वो बैंक है जिसमें जिससे जिसके जो आपका खाता होगा ना उसमें आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है? आपका मैक्सिमम जो डिपॉजिट इनिशियली हुआ करता था
आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा रख सकते हो, 1 लाख रुपए, बट करंटली जो इसकी लिमिट है वो कर दी गई है आपकी 2 लाख रुपए। तो आप 2 लाख रुपए से ऊपर पैसा जो आपको इसमें आपका रख ही नहीं सकते, ठीक है। आपका जो पैसा है, जो आपका पेमेंट बैंक होता है, बैंक कब डूबता है, जब आपने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने पैसे मालिया को दे दिए, ठीक है, तभी आपका बैंक डूबता है। तो पेमेंट बैंक आपका ऐसा बैंक होता है जो पैसा डिपॉजिट तो करवा सकता है, लेकिन उस पैसे को आगे लैंड नहीं कर सकता, इन्वेस्ट कर सकता है, आगे लैंड नहीं कर सकता। एक तरह से सेफ है आपका, ठीक है। और ये आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करता है, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है। अगर अगर लैंडिंग नहीं कर रहा है तो हाउ कैन एक्सपेक्ट कि इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट यस दे विल गिव यू सम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कैसे देता है, इस पेमेंट बैंक को पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसमें, गवर्नमेंट मर जाएगी लेकिन आपका पैसा वापस करेगी, ठीक है, छाप के करेगी, जैसे मर्जी करेगी, तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो ये पेमेंट बैंक का नया कंसेप्ट है छोटी मोटी पेमेंट्स करने के लिए। और जैसे आपके आजकल नए नए कार्ड है, जैसे आपका एक वन कार्ड आया है, ठीक है, बजाज कार्ड आया है, तो छोटी मोटी पेमेंट आपने करनी होता है उससे नॉर्मली कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो आपका पेमेंट बैंक होता है ये भी स्मॉल पेमेंट्स के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आप पता है कि एक आदमी आपका है ऐसा है जिसकी कभी भी सेविंग 1 लाख के ऊपर नहीं जानी है, सपोज जैसे आपके स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह हो जाते हैं, उनके लिए बहुत लिक्विडिटी ऑप्शन बन के आता है, ठीक है। तो ये आजकल नई कैटेगरी के आगे इसको हम इंक्लूड करते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक में। एक होता है नॉर्मल बैंकिंग, एक बैंक ऐसा जो बोरो भी कर रहा है पैसा और लेंड भी कर रहा है पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों फंक्शंस, मतलब डिपॉजिट्स पे एक्सेप्ट करता है और पैसा लेंड भी करता है, एक हो गया नॉर्मल बैंक। अब दूसरा जो होता है ना आपका डिफरेंशिएटेड बैंक, वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की नीड को देख के लोन प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ होता है आपके मुद्रा बैंक्स, सुना होगा आपने, मुद्रा बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आपके छोटे मोटे लोन्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना एमएसएमईस। तो मुद्रा में जो आपका एम है उसका नाम आपका एमएसएमईस के रिलेटेड ही आपका चीजें आती हैं। तो जो आपका किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन की नीड को फुलफिल करेगा, जो आपके बैंक्स बनते हैं, क्या कहते हैं हम आपका डिफरेंशिएटेड बैंक्स। और पेमेंट बैंक इसके लिए होता है आपका इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स ओनली, ठीक है। तो इसके बारे में भी जो चीजें वगैरह है, हो सकता है कि नोट्स में शायद मैंने इंक्लूड ना कर रखी हो, बट मैं भेजता रहूंगा आपको कंटेंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने पढ़ना है, एक बार रीड करना है, ठीक है। आपका जो नोट्स है ना, एक में लिखा होगा आपका, एक जो दूसरी फाइल नहीं है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी वाली, शायद वहां पे लिखा होगा, दो फाइल है ना, एक आपकी बैंकिंग इन इंडिया वाली फाइल होगी एक शायद, हाँ उसमें है आपका ये सिस्टम, ठीक है, वहां से पढ़ लेना इस चीज को। तो हमने ये वाला पार्ट पहले डिस्कस कर लिया था, एक पार्ट आप रीड करना, आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। बट आप अपने पार्ट के ऊपर एक बार रीड करो, वहां प्रॉपर एक फ्लोचार्ट बना हुआ है आपका, ठीक है। बड़ी अच्छी किताब है आपकी, रमेश सिंह, वहां से मैंने फोटो डाल रखी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। अब मनी सप्लाई हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसको कंट्रोल करना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ टूल्स फॉर्मुलेट हुए होंगे, ये आपके इंडिया की अकेली खोज नहीं है, तो दुनिया इसका इस्तेमाल करती है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोस टूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके टूल्स है, दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, वन इज योर क्वांटिटेटिव टूल्स, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली वॉल्यूम के ऊपर कंट्रोल कर देते हो, मतलब कि सपोज आपका पानी फ्लो कर रहा है, आपने नल का बंद कर दिया, आपने उसका वॉल्यूम भी कंट्रोल कर दिया, ठीक है। दोस टूल्स आर कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव टूल, जो डायरेक्टली वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो ऑफ आउटफ्लो ऑफ मनी। और जो होते हैं आपके क्वालिटेटिव टूल्स, ये चलता है मिनट वाला काम या प्रोपेगेंडा वाला काम, ठीक है। पैसा कंट्रोल करना है, तो वही है ना कि देखो, आपने हद कोशिश कर रही है काम करने की, ठीक है, जोर आजमाइश कर ली, लेकिन जनता मान ही नहीं रही है। आप चाहते हो कि जनता पैसा खर्च ना करे, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, ठीक है, सॉरी आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया कि लोग बैंक पर डालते हैं, लेकिन लोग फिर भी खर्चे जा रहे हैं, आपके महंगाई काबू में जा रही है, क्योंकि लोगों का मन है खर्चा करने का, ठीक है। क्या क्या करते हो, मेहनत करते हो कि देश के भलाई के लिए मत करो, जनता मानेगी,
फी भी नहीं मानते, लेकिन वो एक तरीका है, आप मिन्नत कर लेते हो लोगों से कि इस टाइम पे खर्च मत करो, ठीक है। या दूसरा आप झूठ बोलते हो, या जो हाँ मेरा सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन देता मानती नहीं है। दूसरा आपका सबसे इसमें फिर इसमें और भी टूल्स आते हैं, जैसे इसमें क्या करते हैं, गवर्नमेंट एक सर्कुलर पब्लिश करती है, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी एंड दिस इज द राइट टाइम टू सेव योर मनी, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम टू मेक बेस्ट यूज ऑफ बैंक्स। और ये हर जगह व्हाट्सएप पे पब्लिश हो जाएगी, खाते पापाओं के बीच में, ठीक है, तुम्हारे साइकिल का प्लान कैंसिल, पैसा खाते में, ठीक है। आरबीआई की बात कौन नहीं मानेगा ये बताओ, तो यहाँ पे ना प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी ईएमआई की रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, कभी बोलते हैं कि ईएमआई पे जो भी डाउन पेमेंट है ना वो होनी चाहिए 50,000, कभी बोलते नहीं 2,000 दे और बाकी ईएमआई में भरिए, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा बहुत खेल खेलते हैं, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इनके प्रॉपर टर्म्स है। तो इसमें क्या होता है, इसमें इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है आपका, डायरेक्टली पैसा कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कुछ और काम कर रहे हैं लेकिन उससे पैसा भी कंट्रोल हो जा रहा है, बातचीत कर रहे हैं, सर्कुलर निकाल रहे हैं लेकिन उससे पैसा भी कंट्रोल हो जा रहा है। इसमें डायरेक्टली मतलब नलका बंद कर दिया और पैसे का जो फ्लो है वो रुक गया, ठीक है। तो पहले डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस किसके ऊपर आते हैं, आपके क्वांटिटेटिव के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। आपका हर बार एचएस के मेंस में क्वेश्चन आता है कि अगर आपका रेपो रेट काम ना करे, बैंक रेट काम ना करे तो गवर्नमेंट का और क्या ऑप्शन, फिर आप इसके बारे में लिखते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये जो टूल्स है आपके, इनमें सबसे पहला टूल है आपका रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो ये आपका फर्स्ट टूल है। ये टूल बनाया गया है माल्या और नीरव मोदी से लोगों को ध्यान में रखिए, ठीक है। सपोज a bank has deposit of a person A and those deposits are rupees 100, ठीक है। In order to earn profit, this bank will lend 100 rupees to B, and this person B is founder of Kingfisher. What would you do? ठीक है, and also dear friend of PM Modi. You can't do anything. If this person refuses to give back the money जो आपने इसको दे दिया, तो जब ये बंदा अपने पैसे मांगेगा तो क्या बैंक के पैसे होंगे इसको वापस करने के लिए? नहीं। तो बैंक के रूल्स होते हैं कि देखो बैंक का प्रॉफिट इसी में है, जितना देखो अगर आप पैसा अपने रखोगे इन फॉर्म ऑफ कैश अपने पास रखोगे तो पैसे की वैल्यू लूज हो रही है। तो अगर आपका पैसा बैंक में रखा है और वो पैसा बैंक किसी आगे किसी को नहीं दे रहा है तो क्या बैंक के पास पैसे की वैल्यू लूज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो बैंक घाटा क्यों खाएगा? ठीक है, कोई वो तो है नहीं कि जादू वाला कमरा है कि आपका पैसा मल्टीप्लाई होता है 2 दिन में, ठीक है। कोई इलेक्शन चिट फंड वाला सिस्टम तो है नहीं, 25 दिन में पैसा डबल। तो बैंक को भी वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा और बैंक चाहेगा कि जितना पैसा मेरे पास आ रहा है मैं सारा ही इन्वेस्ट कर दूं। लेकिन अगर सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया तो जब एज ए डिपॉजिटर या अपना पैसा मांगने के लिए आएगा तो बैंक के पास पैसा होगा नहीं। और दूसरी बात ये कि एक assumption मानी जाती है कि अगर इसके पास 100 रुपए है ना तो 100 के 100 रुपए एक दिन नहीं मांग लेगा, ये कुछ पैसा ही मांगेगा। तो सारा पैसा भी बैंक को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बैंक को सिर्फ कुछ पैसा जो है जिसका डिपॉजिट आया हुआ है उस पैसे को ये रिजर्व में रखे, मतलब वो उसको लेंड ना कर पाए, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि आपका जो बैंक है उसको कितनी रिजर्व रखनी है, 25% रखनी है रिजर्व। तो इसके आगे जाने के लिए कितना पैसा बचा, सिर्फ 75। ये इसका एक फायदा क्या है, डिपॉजिटर बच गया। अब दूसरा पैसा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर किसी दिन सरकार ने बोला कि बैंक को 30% की रिजर्व रखनी है तो आगे लोन देने के लिए कितना पैसा बचा, 70 रुपए। इकोनॉमी में 5 रुपए कम गई, मनी सप्लाई कम हो गई। सरकार ने बोला कि इकोनॉमी में पैसा जाना चाहिए, सरकार ने रिजर्व की रिक्वायरमेंट कर दी। अब लोन देने के लिए कितना पैसा बच गया, 80। इकोनॉमी में पैसा ज्यादा गया,
ठीक है, तो ये आपका पहला टूल है, रिजर्व रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। तो रिजर्व रेशोस में क्या होता है, वो पैसा बैंक का जो बैंक आगे लोन में दे सकता है या नहीं दे सकता, ठीक है। टोटल अमाउंट का कुछ पैसा आपने एज अ रिजर्व रखवा लिया, जनरली आपका 21% होता है, आजकल 21% चल रहा है, और इसके दो पार्ट होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे अभी, बट अभी तक आपको समझ आया कैसे कंट्रोल करना है ये चीज, ठीक है। अब ये जो पैसा है आपका, ये रिजर्व में कहाँ रखना है और किस फॉर्म में रखना है, इसके बेसिस के ऊपर आपका रिजर्व दो तरह की हो जाती है, ठीक है। अब आपकी जो रिजर्व होती है, ये एक होती है आपकी कैश रिजर्व रेशो, ये वो पैसा है जो, ठीक है, जो बैंक को रखना पड़ेगा आरबीआई के पास इन कैश फॉर्म, ठीक है। अब जो रिजर्व मेंटेन करनी है ना, उस रिजर्व का कुछ पैसा बैंक को रखना पड़ेगा, किसके पास, आरबीआई के पास, ठीक है। और अगर बैंक उल्टी हरकतें करेगा तो आरबीआई बैंक का जो रिजर्व है वो जब्त कर लेगा, फिर आपका लो करना है, ठीक है। इससे आरबीआई कंट्रोल भी रहता है, लेकिन दूसरा फायदा क्या होता है, आप जैसे ही सीआरआर का रेट बढ़ा दोगे तो बैंक को आरबीआई के पास ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, और उसके बाद आगे लेंड करने के लिए कम पैसा बचा, आपको लग रहा होगा इतना इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। अगर आपका 0.25% का भी इंक्रीज होता है ना, तो बैंक को कम से कम 50-60 करोड़ रुपया, सॉरी 50-60 हजार करोड़ रुपया जो है वो बैंक को आरबीआई के पास फंस जाता है फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। तो ये बहुत लार्ज स्केल में आप पैसे को कंट्रोल कर सकते हो। देखो बैंक की साइकोलॉजी समझो, बैंक कैन नॉट अर्न मनी बाय कीपिंग मनी टू इटसेल्फ ओनली, दे विल हैव टू लेंड मनी, ठीक है। व्हाटएवर मनी दे आर हैविंग, अगर आरबीआई उनको अलाउ करेगा तो पैसा लोन दे देंगे। आपने कभी देखा है, आप कभी भी किसी भी एक मेगा फंक्शन पे जाओ, वहां पक्का एक बैंक का स्टोर होगा, वो बंदा आपको पकड़ पकड़ के लोन दे रहा होगा, बोले मेरे पास घर नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कह रहा मेरे पास यहाँ का एड्रेस है, तो तू लोन तो ले एक बार, व्हाई आर दे रनिंग बिहाइंड टू पीपल, ठीक है, कह रहे निकलवा हम लेंगे बट तेरा लोन ले, ठीक है। वो लोन इसे चाहते हैं कि दैट्स द ओनली सोर्स ऑफ देयर अर्निंग। शेयर मार्केट जब डूबती है ना, तब लोन और सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि बैंक के लोन घाटे हो रहे होते हैं, ठीक है। और जब बैंक लोन देते हैं, कोलेटरल रिक्वायरमेंट कम कर ली, बंदा वैसे कुछ गिरवी रखने की जरूरत ही नहीं है, जितने का लोन लिया उतने की चीज गिरवी रखो, ठीक है। क्या पैसा बैंक निचोड़ लेता है भाई पैसा, ठीक है। तो बैंक के पास जरूर, बैंक के पास जितना भी पैसा बचेगा ना वो लेंड कर देगा, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट से कारण ही बैंक अपने 25 रिजर्व में रखता है, वरना बैंक को जरूरत नहीं है, बैंक इसको भी लोन कर देगा, चाहे 2 दिन के लोन दे देगा। देयर आर फोर्टनाइट लोन्स, आपके कुछ फोर्टनाइट लोन्स होते हैं जो 15 दिन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। आपके नोटिस मनी लोन्स होते हैं जो 1 दिन के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। कॉल मनी होता है आपका 2 डेज के लिए, ठीक है, 24 आवर्स के ऐसे लोन्स होते हैं आपके, एक बैंक में दूसरे बैंक को पैसे देती है, वो तो आरबीआई की रिक्वायरमेंट से कि नहीं कर सकते ऐसा काम, पर बैंक तो हर एक अपॉर्चुनिटी के लिए तरसता है कि उसको पैसा मिल जाए, ठीक है। तो पैसे का तो फ्लो में कंट्रोल कर सकते हैं। तो सीआरआर वो पैसा है आपका जो बैंक को आरबीआई के पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, कैश के फॉर्म में रखना है। मेरी बात से रहते हैं। अब दूसरा होता है आपका स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। अब ये जो पैसा है ना, बैंक कीप विद इटसेल्फ, ये पैसा बैंक को रखना होता है अपने ही पास, कैश के फॉर्म में नहीं, लिक्विड एसेट के फॉर्म में। अब लिक्विड एसेट क्या होता है, वो चीज जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो बहुत इजीली whenever you have to take a transaction, ठीक है, जिसमें आपका कैश भी आ सकता है, कैश के फॉर्म में रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा लगा कैश के फॉर्म में रख सकते हो, लेकिन कैश में रखने का नुकसान होता है, बताओ क्या नुकसान होता है। दूसरा गोल्ड के फॉर्म में, या तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन आई टेल यू, बस फर्स्ट राइट डाउन
सीएलआर और एसएलआर में क्या फर्क है? सीएलआर वो पैसा जो आपका रखना पड़ता है आरबीआई के पास कैश के फॉर्म में, एसएलआर वो पैसा जो आपको अपने पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड एसेट which could be cash, which could be gold, which could also be government securities, जिसको हम बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड। ठीक है, माय नेम इज बॉन्ड। ओके, व्हाट इज द रीजन कि गवर्नमेंट इज आस्किंग बैंक्स टू मेंटेन अ रिजर्व विद देमसेल्फ? ठीक है, and they are giving option of gold and government securities as well. कौन कैलकुलेट करता है, कौन कन्वर्ट करता फिरेगा? क्यों इतनी दिक्कत ले रहे हैं आपके? इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्यों है? सारा पैसा कैश के फॉर्म में क्यों नहीं रख पा रहे? क्योंकि डे बाय डे कैश लूजेस वैल्यू। ठीक है, अगर बैंक आज सीआरआर के फॉर्म में ना आरबीआई के पास 100 करोड़ रखेगा तो अगले एक साल में जो उसकी कीमत है वो 99 करोड़ रह जाएगी। कुछ गैस कर सकते हैं, कुछ भी है ना, कुछ ना कुछ आपकी महंगाई के कारण उसकी वैल्यू कम होती रहेगी, उसमें बैंक का घाटा है। आरबीआई इज देयर टू हेल्प बैंक्स, ठीक है, नॉट टू बी अ बुली। तो दे वांट कि सिर्फ कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रहे, बाकी पैसा किसके फॉर्म में रहे? लिक्विड एसेट के फॉर्म में, बिकॉज़ गोल्ड विल अर्न यू मनी। गोल्ड के रखोगे तो गोल्ड की रिजर्व बढ़ती है ना आपकी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अगर आपने स्टोर कर रखे हैं खरीद के, तो डे बाय डे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है। ठीक है, तो बैंक उससे इंटरेस्ट जो कमा रहा है वो बैंक की अर्निंग का पार्ट है। बैंक के पास जो डिपॉजिट्स आए हैं बैंक उससे कुछ ना कुछ पैसा कमा सकता है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड कि आप थोड़ा सा पैसा कैश के फॉर्म में रखो। जैसे प्रेजेंटली आपका सीआरआर कितना है? 3% और एसएलआर है आपका 18%। हाँ, नहीं वो टोटल है ना आपका 18 21 रिजर्व रेशियो 21 है दोनों का टोटल। ठीक है, सीआरआर से कम रखते हैं ताकि बैंक का ना ज्यादा लॉस ना हो जाए। ठीक है, इसलिए। और हर्षद मेहता ने ना यहीं पे स्कैम किया था। पता क्या होता है? अब सपोज तो देखिए कोई मूवी समझ आई क्या स्कैम किया था? हाँ सीरीज थी, मूवी भी तो थी, वो बिग बुल मूवी भी आई है। उस बंदे ने क्या किया, उसको पता है कि बैंक के डिपॉजिट्स किसी दिन बढ़ गए, ठीक है, और उसके पास उतना एसएलआर नहीं हुआ, तो अगले दिन आरबीआई फाइन इंपोज कर देगा। ठीक है, हर्षद मेहता नहीं हो कि इफ अ बैंक इज हैविंग, ठीक है, सपोज का डिपॉजिट्स बढ़ गए, ठीक है, तो उस डिपॉजिट के हिसाब से उसको एसएलआर भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने डिपॉजिट्स बढ़ गए तो अगर उसने बाय चांस वो एसएलआर में मिस कर दे रहा है, ठीक है, तो अगर आरबीआई ने पकड़ लिया उसको और वो डिपॉजिट्स में एसएलआर नहीं रखा हुआ उतना, तो उसके ऊपर फाइन पड़ जाएगा और करोड़ों का फाइन पड़ता है। और दूसरा कोई एक ऐसा बैंक होगा जिसने जिसके डिपॉजिट्स कम हो गए तो उसको कम एसएलआर रखने की जरूरत है। ठीक है, तो किसी का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर, तो वो एज ए ब्रोकर डील करता था, वो एज ए ब्रोकर डील करता है बिटवीन टू बैंक्स कि तेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा ना लिक्विडिटी वगैरह, मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, और उसको बोलता है कि अगर तेरे पास कम है तो वो क्या क्या डील करता है एज अ ब्रोकर। ही क्रिएटेड अ इमेज फॉर हिमसेल्फ, उसने एक इमेज क्रिएट करी अपनी कि मैं बैंक्स के बीच का एक डीलर हूँ। ठीक है, और जब उसने इमेज कर दिया तो अब ऐसा नहीं है कि ट्रक भर के पैसा जाएगा दूसरे बैंक में। ठीक है, एक पर्ची जाएगी जिसको हम कहते हैं बैंक रिसीट। कि इस बैंक ने उस बैंक को अपना एसएलआर ट्रांसफर कर लिया है और उस बैंक का एसएलआर इस बैंक में पड़ा हुआ है, वो पर्ची जाती थी। अब वो पर्ची बेसिकली किस चीज का है? उस पर्ची को ना कोई वैल्यू है, वो गारंटी है। ठीक है, वो उस पर्ची के वो कभी फिर वो ना उसने फेक पर्ची बनाना शुरू कर दिया। एक बार इमेज बन गई, फेक पर्ची बनाना शुरू कर दिया, उसको पैसे एक्सेस मिली, 7,000 रुपए का डाल दिया स्टॉक मार्केट में। ठीक है, जो पैसा बैंक में ही था उसने उससे एडिशनल पैसा क्रिएट कर दिया इन बैंक एसेट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, एंड द मार्केट में बहुत इन्फ्लेट हो गई एकदम से। उसको देखो, ही हैड द माइंड। देखो कुछ लोगों का ना माइंड होता है स्टॉक मार्केट में खेलने वाला, उनको पता होता है क्या होने वाला है, उनके पास सिर्फ एक चीज की कमी हो रही होती है, इन्वेस्टमेंट करने की। तो उसकी ऑलरेडी इमेज थी कि वो बैंक रिसीट्स में डील करता है,
तो कोई भी उसकी बोल नहीं सकता कि जो बैंक रिसीट ये लेके आया वो झूठी बैंक रिसीट है, ठीक है। तो उसने फेक बैंक रिसीट बनाना शुरू कर दिया, उसके ऊपर उसने पैसा लेता गया और मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, और बात तो उसका टैलेंट था, तो पैसा कन्वर्ट होता गया प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो ऐसे गेम खेला, बट यार ये चीज समझ आया आपको सीआरआर और एसएलआर की, ठीक है। तो आप सपोज करो कि अगर गवर्नमेंट एसएलआर बढ़ा देती है, तो ये स्टेप महंगाई बढ़ाने के लिए लिया गया है कि ग्रोथ के लिए लिया गया कि महंगाई कम करने के लिए लिया गया है? सपोज इफ गवर्नमेंट इंक्रीजेस सीएलआर, क्या मतलब है इसका? कि मार्केट में से पैसा कम कर रहा है, ठीक है। whenever inflation increases CRR is also increased, इसके कारण आपकी महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल आ जाता है, ठीक है। इन केस आपकी इकोनॉमी में पैसा नहीं जा रहा है, आप CRR SLR कम कर दोगे ताकि बैंक के पास लोन देने के लिए ज्यादा पैसा बच जाए, ठीक है। आगे समझिए चीज, ओके। यानी यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखना है इसमें, लिख लो एक बार। अब ना कुछ इंटरेस्ट रेट्स होते हैं आपके, और वो आते हैं तीन कैटेगरी में। एक होता है आपका बैंक रेट, एक होता है आपका रेपो रेट, एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट, इसको हम इकट्ठे कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF। और चौथा होता है आपका मार्जिनल स्पेंडिंग फैसिलिटी, MSF, ठीक है। अब बैंक अपने आप में कंप्लीट नहीं है, बैंक also needs some external help, ठीक है। And whenever a bank will need a loan, ठीक है, their first option would be RBI, क्योंकि एक बैंक दूसरे बैंक को नहीं छोड़ देगा, ठीक है। तो सबसे सेफ ऑप्शन क्या होता है बैंक को अगर पैसा चाहिए तो? RBI। अब RBI उस इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करता है। सपोज बैंक को पैसा चाहिए, ठीक है, और RBI ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, मतलब बैंक कम लोन लेगा, अगर बैंक कम लोन लेगा तो आगे भी वो कम लोन फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। तो बाय इंक्रीजिंग बैंक रेट, रेपो रेट एंड MSF, आपका जो इनफ्लो ऑफ मनी है फ्रॉम RBI टू बैंक वो कम हो जाता है, एंड उसी के हिसाब से आपका जो आगे भी पैसा आता है वो भी पैसा आपका कम हो जाता है। देखो आपको मैंने बाबा यही बात बता रहा हूँ कि बैंक का जो सिस्टम है ना, वो प्रॉफिटेबल तभी होगा जब बैंक की तरफ से क्या जाएंगे, लोन जाएंगे। बैंक खुद लोन लेके भी आगे लोन देगा, ठीक है, टू मेक देयर बिजनेस प्रॉफिटेबल। वही है ना, RBI की फैसिलिटी है 3.5% में ले जाओ, ठीक है, आगे 6.5 में, वही 6 साढ़े तो कोई नहीं देता, 9.5 में होम लोन दे दो, है ना, न्यू चंडीगढ़ में कितना प्रॉफिट, समझे, ठीक है। अब कल को अगर ये 1% बढ़ गया, 2% बढ़ गया, बैंक को बहुत घाटा होगा, बैंक उतना पैसा नहीं संभालेगा, ठीक है, क्योंकि बैंक को डर ना आगे से पैसा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो जो पैसा आपको, जो RBI से बैंक को जाता है जो पैसा, ठीक है, जो लोन जाता है आपका, उस लोन के इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जा सकता है आपका, और उसको कंट्रोल करके हम जो पैसा है मार्केट में आने से भी रोक सकते हैं, ठीक है। सपोज अ बैंक इज हैविंग लेस मनी राइट नाउ बट दे वांट टू लेंड, इफ RBI will loosen its grip on the bank also, ज्यादा पैसा प्रोवाइड कर देगा तो पैसा आगे भागे कहाँ जाएगा आपका, मार्केट में, ठीक है। और उसका वाइस वर्सा करते हैं तो मार्केट में पैसा नहीं भेजना है, तो ठीक है। तो अब इन तीनों में फर्क क्या है, देखो जो बैंक रेट है
सिर्फ सिंपल में कीवर्ड्स लिखने हैं, आरबीआई टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन प्लस 1 ईयर नो कोलेटरल, ये 3 पॉइंट आ रहे हैं। बैंक रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय आरबीआई टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, कोई भी बैंक नहीं, शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक वो जिसने आरबीआई की छत्रछाया मांगी हुई है, ठीक है। सॉरी, आपका आरबीआई एक्ट 1934 का, ठीक है, 1 साल से ज्यादा का पीरियड, मतलब कि मैं 1 साल से ज्यादा ऑर्डर नहीं कर सकता, ये वो याद रखना, ठीक है। तो बैंक रेट क्या है? वो पैसा जो आरबीआई ने दिया है किसको? शेड्यूल ने, मतलब वो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई चार्ज कर रहा है किससे? शेड्यूल कमर्शियल बैंक से। शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सा? वो बैंक जो आरबीआई के अंडर आता है, वो आरबीआई की मदद भी करेगा और जब उसकी हेल्प करेगा तो आरबीआई उसकी हेल्प करेगा। आरबीआई हर किसी को लोन नहीं देगा, आपका सिर्फ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को लोन देगा, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लोन होता है जो कि आपका 1 साल से ऊपर के पीरियड के लिए दिया जाता है, और इस तरह के लोन के लिए कुछ भी चीज गिरवी नहीं रखी जाती, ठीक है। डन, ओके, इसको याद रखना, आपने इसको लिखो, 3 पॉइंट लिख रहे हैं। अब इसका भी सेम टू सेम है, आरबीआई टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ओनली, लेकिन नॉट इवन शॉर्ट टर्म, वन डे, ठीक है। पता लगे कल बहुत सारे बंदे पैसा लेने के लिए आने वाले हैं, ठीक है, या अपने डिपॉजिट मांगने के लिए आने वाले हैं एकदम से, ठीक है, वन डे के लिए इसको, या हाँ वन डे, वही इसको इसको ना हम कहते हैं, इसको कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। लोन का मैच्योरिटी पीरियड यार, तू तो अभी भी उस पीरियड में नहीं है। मतलब जो लोन आपने प्रोवाइड किया, बैंक रेट नहीं, एक्स का लिख रहे हैं, एमएसएफ का लिख रहे हैं, ठीक है। आरबीआई की देगा किसको? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को, लेकिन कितने समय के लिए? वन डे के लिए। वन डे में लोन मैच्योर हो जाएगा, अगर इसके बियॉन्ड जाएगा तो फाइन पड़ेगा। हाँ जी, नहीं इसमें कोलेटरल लगेगा, इसमें कोलेटरल लगेगा, क्योंकि पता है ना कि अब बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर वो कोई बंदा आपसे एक दिन के लिए भाई प्लीज आज दे दे, कल वापस कर दूंगा, तो आपको पता है कि वो नीड में, ठीक है, आप थोड़ा सा घर से गिरवी लिखवा सकते हो, ठीक है, कुछ भी करा सकते हो आप उससे। हाँ, बैंक को सपोज बैंक को एकदम जरूरत पड़ गई पैसे, एकदम से कि चाहिए चाहिए, ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स कहने के हम कराने वाले हैं, क्या हो सकता है कि आज बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होगी, कल के लिए पैसा लैंड करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, छुट्टी थोड़ी कर लेंगे बैंक आपका, ठीक है, हंसना छुट्टी के नाम पे तो, बट फिर भी कह रहा हूँ ना, अगर इनके पास है ही नहीं, लैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं यार, कोई अपने डिपॉजिट विड्रॉ करने की बात कर रहा है एंड दे डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, तो उसके लिए बस वन डे के लिए लोन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए क्या होती है आपके माइनस स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर होता है, ठीक है, बैंक रेट का इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, बहुत कम, ठीक है, और एमएसएफ का बहुत ज्यादा है। अभी वो ऑफर इसके ऊपर में बैंक गिरवी रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, तब इसके बिना हम आपको ये डिस्कस नहीं करवा सकता, इसलिए मैं इसको थोड़ा बात के लिए रखा हुआ है। क्या है समझ? तो इसमें लिखोगे आप कोलैटरल, क्या होगा, सिर्फ नाम लिख के रख दो, क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तरीके छोड़ दो इसको भी। तो दो समझ गया। सपोज आपकी जनता में, जो आपके देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, एज ए गवर्नर ऑफ आरबीआई से पूछा जाए कि हम बैंक रेट बढ़ाएं कि कम करें, क्या बोलोगे आप? बैंक रेट बढ़ा दो। जब बैंक रेट बढ़ाओगे, महंगाई बढ़ चुकी है ना, बैंक रेट बढ़ा दो, ठीक है,
और पूछे कि बहुत महंगाई बढ़ चुकी है, हम क्या करें एमएसएफ का, एमएसएफ भी बढ़ा दो। जब जब आरबीआई जरा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा तो बैंक का लॉस नहीं है ना, तो बैंक का लोन ऑलरेडी कम जाएगा आपका, ठीक है। तो याद रखना है बैंक रेट और एमएसएफ दोनों ही जब महंगाई बढ़ती है तो दोनों को ही आपका बढ़ा दिया जाता है, ताकि कम से कम पैसा आपका मार्केट में जाए, कम से कम पैसा मार्केट बैंक में जाए, कम से कम पैसा आपका मार्केट जाएगा। सोचो और फिर मेरे डाउट पूछो, ठीक है। बाद में इसको याद करने का पैटर्न होता है, मैं वो दिखा दूंगा, लेकिन पहले इसको एक बार देखो। इतना पैसा उसके पास होगा कि वो आगे कर सकता है, ये मरने वाला है, मरने वाली सिचुएशन ये है, मरने वाली सिचुएशन ये है कि अगर आज पैसा नहीं मिला तो भाई मर जाऊंगा मैं, ठीक है। ये वो सिस्टम है आपका। ओ गॉड, बस एक बार नहीं यहाँ तक लिख लिया कोलेटरल आपने, तो राइट नाउ आई विल इरेज दिस। Now, don't write, just understand the concept of government securities. Take this understanding right now. First of all, I'll tell you, it's the safest form of investment. ठीक है, कोई पैसा नहीं डूबेगा. Government securities is basically a debt instrument. Debt मतलब loan. Debt instrument issued by Government of India. Sorry, issued by Reserve Bank of India on behalf of Government of India. ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कौन से किसके बिहाफ पे की जाती है? On behalf of Government of India, but issued by Reserve Bank of India. दूसरा, तीसरा पॉइंट, it is a debt instrument, long term maturity, ठीक है, often greater than 10 years. अगर आपका पैसा एक बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी में फंस गया तो 10 साल तक नहीं निकाल सकते, लेकिन 10 साल के औसत पर डबल करके मिलेगी, ठीक है। ये वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, वेरी लो रिस्क ऑफ अगर पैसे का लॉस हो जाए, बट वेट करना पड़ेगा। सॉरी, छापे तो वैसे भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट छापती नहीं। अब देखो, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट लोन ले रही है, गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आजकल आपका शुरू हुआ है, करंट अफेयर्स में आ रहा होगा, आपने देखा होगा, सुना क्या में ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट कर रही है। ग्रीन बॉन्ड एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही है, ठीक है, या इसी को हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को या हम गवर्नमेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। बॉन्ड एंड सिक्योरिटीज कैन ओनली बी इशूड बाय गवर्नमेंट, याद रखना, सेम चीज है, ठीक है। दोनों इशूड बाय सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डेट इंस्ट्रूमेंट, लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी। ये एक खास बात है, किसी भी लोन को लॉन्ग टर्म बोलने के लिए उसकी मैच्योरिटी कितनी चाहिए? 1 साल से ऊपर चाहिए, लेकिन इनकी मैच्योरिटी 1 साल से लेकर 10 साल से भी ऊपर कभी ऊपर आके होती है। व्हाट एक्चुअली इज ग्रीन बॉन्ड की मतलब गवर्नमेंट को कोई ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू करना है, सपोज इलेक्ट्रिक ट्रेन लानी है, या फिर कोई इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स लॉन्च करनी है आपकी, ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है, या एक एनिमल ह्यूमन कॉरिडोर क्रिएट करना है, जहाँ पे एनिमल भी जा सकते हैं, जहाँ पे ह्यूमन जा सकते हैं, इन्वायरमेंट के लिए कुछ काम है, लेकिन पैसे नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जनता से पैसे मांग लिए, बोला कि आप हमें आज पैसा दे दो, फ्यूचर में 12 साल बाद या 15 साल बाद आपको हम इतना पैसा जो है वो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इतना पैसा जो है आपका तब तक उससे पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन बाद में आप इसको विड्रॉ कर लो, आपको इकट्ठा पैसा मिल जाएगा और हमारी छोटे की विल गिव यू मनी बैक, ठीक है। तो ये होता है आपका गवर्नमेंट बॉन्ड।
कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा है और आपने आपने लोगों से ले लिया, इससे क्या गवर्नमेंट के लोन की नीड पूरी होगी, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट नया पैसा छाप सकते थे आरबीआई को बोल के, ठीक है, लेकिन नहीं छापा। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट वो पैसा लेगी, वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ खर्च करेगी? मार्केट में। वो पैसा लोगों के पास गया, महंगाई आपकी बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट पैसा छापते नहीं है, जो ऑलरेडी घूम रहा होता है ना, उसी पैसे को लेके यूज करती है वो, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट लोन लेती है, गवर्नमेंट टेक्स लोन इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक लायबिलिटी है जिसको वापस करनी है, लेकिन फॉर अ पर्सन होल्डिंग दैट डॉक्यूमेंट इट्स एन एसेट, बिकॉज़ एवरी ईयर इट इज अर्निंग हिम 10 to 12% ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इतना नहीं होता, 8-9 होता है, लेकिन 8-9 को ब्रेक नहीं देता, ठीक है। एंड ड्यूरिंग वॉर, आपके अमेरिका ने जो वियतनाम की वॉर है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस के ऊपर ही लड़ी है। दे वर पेइंग 25% इंटरेस्ट रेट पर एनम, ठीक है। हमें भी देने चाहिए थे एक दो, पर हम तो थे ही नहीं, दादा को समझ नहीं थी, ठीक है। हम खरीद नहीं सकते ऐसे, मैं तो सीधे नहीं जाता, ठीक है। तो वॉर टाइम पे इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, मतलब जितनी गवर्नमेंट को नीड है ना, गवर्नमेंट उतना देना चाहती है। कैप्टन अमेरिका देखिए, वो क्या बेच रहा होता है पूरी पूरी मूवी में? बॉन्ड बेच रहा होता है वो। अगर आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी है, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसे लड़ने पड़ देते हैं वो, विंटर सोल्जर नहीं, फर्स्ट एवेंजर, हाँ। तो उसमें तो वो पूरी पूरी मूवी में बॉन्ड ही बेच रहा होता है कि ये बॉन्ड खरीदो, इससे वॉर फाइनेंस होगी, ये होगा वो होगा, हाँ हाँ, वही तो बॉन्ड बेच रहा होता है वो। तो वही तो आपका सबसे प्राइम एग्जांपल है बॉन्ड्स का आपका, ठीक है। एक और यहाँ की पैसिफिक सीरीज है, उसमें एक बंदा होता है, उसमें वॉर में मतलब उसको ना, जैसे हमारे यहाँ पे होता है परमिट चक्र, उनको मेडल ऑफ ऑनर उसको दे देते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर से उसका लड़ने का मतलब उसको लड़ने देते हैं, उसको स्टेज पे बोल के वोट दे दो, क्योंकि वॉर के लिए पैसा चाहिए ना बंदे को। पैसिफिक एसबीओ खरीद सब्सक्रिप्शन नहीं खरीद लेगा, अगर खरीदा तो मेरे को देना, मेरे को 2-3 देखनी है उसको, हाँ। मतलब डिस्कवरी होगा जितने भी हो गए ना, आपका ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है, पर एसबीओ का नहीं मिलता। नहीं, वो अलग चीज होती है आपकी, वो अलग चीज होती है, वो हम डिस्कस करते हैं उसको ना। वो जो पंगा है, देखो जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट, ठीक है, वो उसका पार्ट बन जाता है, उसको थोड़ा बाद में करते हैं डिस्कस। हाँ हाँ, तभी बोला खरीद ले तो खरीद सकता है, फॉरेक्स, यस। मेरी थोड़ी सी डाउनलोड की है, क्या पड़ी है वैसे, इन्होंने टेलीग्राम के ऊपर रोक लगा दी, इट वाज रनिंग फाइन, हाँ। वीपीएन के और भी यूजर, बट वो मत करना, बंदा दिन में इंडिया में होता है, रात को अमेरिका पहुंचा होता है। ओके, तो ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मतलब इट्स अ एसेट ना। अब ये जो है लिक्विडिटी एंड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अब इसको समझते हैं, ठीक है। आई एम टेकिंग 10 एक्स्ट्रा मिनट्स, क्योंकि अगर स्लो टूटा तो कल समझ नहीं आएगा। अब होता क्या है कि अब आरबीआई से बैंक को चाहिए एक लोन, क्यों? क्योंकि बैंक के पास है डेफिसिट लिक्विडिटी, इतना पैसा उसको चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए, इतना पैसा बैंक के पास नहीं है, ठीक है। और ज्यादा लंबे समय के लिए चाहिए, और बिल्कुल शॉर्ट समय के लिए नहीं चाहिए, एक एवरेज पीरियड के लिए चाहिए। वो एवरेज पीरियड आपका 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज या 90 डेज हो सकता है। तो जो भी पैसा आपका बैंक लेता है आरबीआई से 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज या 90 डेज के पीरियड के लिए, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। मतलब बैंक के पास इतने समय के लिए ही पैसा शॉर्ट है, या इतने समय के लिए ही पैसा एक्सेस है, तो सीधा समझना है आपने। लिक्विडिटी मतलब मनी इन द हैंड ऑफ बैंक, उसको एडजस्ट करना है। अगर एक्सेस है तो किसी को देना है, अगर एक्सेस है तो किसी को देना है, क्योंकि बड़ा बड़ा पैसा कोई इंटरेस्ट अर्न करके नहीं देगा, और अगर डेफिसिट है तो पैसा लेना है, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर बैंक के पास लिक्विडिटी एक्सेस है, ठीक है, और वो पैसा किसी जनता को लेंड कर देगा, तो फायदा होगा उसका,
क्यों नहीं होगा भाई? ज्यादा होगा, ज्यादा फायदा होगा उसका, ठीक है। लेकिन सपोज उसको सिर्फ 7 दिन के लिए कौन सा लोन दिया जाता है? कोई बंदा 7 दिन का लोन क्यों लेगा? तो आरबीआई होता चाहता है 7 दिन के लिए, तेरे पास 7 दिन के लिए एक्सेस है लिक्विडिटी, 7 दिन के लिए मेरे को दे दे, 7 दिन के लिए पैसे दे दूंगा मैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट तब चार्ज करता है आरबीआई जब आरबीआई बैंक को पैसा देता है, जब बैंक आरबीआई को पैसा देता है तब आपका रिवर्स रेपो रेट काम में आता है, अदरवाइज आपका सिर्फ रेपो रेट काम में आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस है हल्की हल्की, ठीक है। इसको रेपो रेट क्यों कहते हैं? और रेपो कोई वर्ड होता भी है इंग्लिश में? नहीं, इट मींस इट्स एब्रिविएशन। हाँ नहीं, परचेजिंग पावर बस रीपरचेज एग्रीमेंट या रीपरचेज ऑब्लिगेशन, ठीक है। रेपो का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? री परचेज ऑब्लिगेशन, मतलब कि इस लोन के साथ एक ऑब्लिगेशन जुड़ी हुई है, ठीक है, जो फुलफिल करनी पड़ेगी। जब आरबीआई देगा बैंक को पैसा तो क्या, कौन सा रेट चार्ज होगा? रेपो रेट। और जब बैंक देगा आरबीआई को पैसा, कौन सा रेट चार्ज होगा? हालांकि दोनों रेट कौन सा करेगा? आरबीआई, ठीक है। अब एक ट्रांजैक्शन समझते हैं कि रेपो रेट में ट्रांजैक्शन होती कैसे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है? आई नो इट्स टू मच थोड़ा सा करने के लिए, क्योंकि हम तैयार नहीं होते इन चीजों के एकदम से, नई टर्म्स है नहीं। अगर हम हिस्ट्री में पढ़े तो हिस्ट्री में कोई नई टर्म्स नहीं होती बहुत सारा, इसमें हर आपको पता है कितने नई टर्म्स दिख रही होंगी आज। जस्ट इमेजिन कि योर बैंक नीड्स 100 करोड़ ऑफ रुपीस, बैंक को चाहिए 100 करोड़ रुपए आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई बोलता है ऐसे नहीं दूंगा, ठीक है। फर्स्ट यू गिव मी 100 करोड़ वर्थ ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, दिस इज कोलेटरल। कितना लोन चाहिए बैंक को? 100 करोड़। तो अब आरबीआई ने बैंक से 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की, ठीक है। पैसा किसको चाहिए? बैंक को। लेकिन अगर ये परचेज करेगा तभी इनके हाथ में कैश जाएगा ना। अब जनता को ये थोड़ी लैंड कर सकते हैं, ये जनता को कैश ही लैंड करेंगे। तो आरबीआई ने बैंक से 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली और बदले में क्या दिया? 100 करोड़ का कैश। लेकिन बैंक ने एज ए अमरीश पुरी एक साइन करवा दिया कि 7 दिन के बाद तो फिर से मेरे से वापस खरीदेगा ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेरे को दी है ना। 7 दिन बाद तो मेरे को उससे फिर से खरीदेगा, और खरीदेगा कितने पे? 105 करोड़ पे। ये है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, कि इट्स अ लोन, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करते हो विद एन ऑब्लिगेशन टू रीपरचेज आफ्टर 7 डेज, 14 डेज, 30 डेज, 90 डेज। ना मीडियम सा रहता है, ठीक है, क्योंकि जितने पीरियड के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इसके पास रहेगी, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का फायदा भी कमाएगा। नॉर्मल रहता है आपका इंटरेस्ट रेट, ठीक है, 3%, 3.5% इतना रहता है, ठीक है। देन ऐसा समझिए क्यों हमने कहा इसको रीपरचेज, क्योंकि ये लोन देने के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्रोवाइड करी और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाद में रीपरचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दिस इज अ केस ऑफ डेफिसिट लिक्विडिटी, दिस इज अ केस ऑफ डेफिसिट लिक्विडिटी, एंड इन दिस केस ऑफ डेफिसिट लिक्विडिटी बैंक ने क्या किया? अपना कम पैसा किसको दे दिया? आरबीआई को दे दिया, ठीक है। और वैसे अपने लिक्विडिटी को, सॉरी, आरबीआई से पैसा ले लिया और वैसे अपने लिक्विडिटी को एडजस्ट कर दिया। नाउ लेट अस डिस्कस अ केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। अब ऐसा है कि बैंक के पास है बहुत सारा पैसा और आरबीआई को डर है कि मार्केट में फेंक देगा पैसा सारा, जो भी पैसा इसके वो मार्केट में फेंक देगा। तो आरबीआई क्या करेगा? मेरे को दे दे, मैं भी तुम्हें इंटरेस्ट रेट दूंगा, ठीक है। हो सकता है उतना देखो जितना मार्केट में मिल रहा है, लेकिन तेरा पैसा सेफ रहेगा, एंड व्हेनेवर यू विल डिमांड 7 days, आफ्टर 7 days, 14 days, आई विल गिव यू योर मनी बैक, ठीक है।
अगर कोई बंदा आपका बोले कि नॉर्मल बंदा आपका 7 दिन बाद बोले कि पैसा वापस कर दूंगा, देयर इज नो गारंटी, बट आरबीआई हैज अ कमांड, आप उसको प्रॉपर प्रोवाइड कर दोगे। तो इसमें जो आरबीआई है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसको सेल करता है? औसत बैंक बदले में क्या देता है? 100 करोड़ कैश। फिर बाद में आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस रीपरचेज कर लेता है 102 करोड़ से 3 करोड़ तक इनका जो है वो रेट डिसाइड हुआ था। अब ये उल्टा हो गया, ठीक है। बैंक ना अपना पैसा, अगर उसका 4 दिन के लिए पैसा पड़ा हुआ है ना, तो अपना पैसा कहाँ रख देगा? वो आरबीआई का रख देगा। ठीक है, आरबीआई का पर्पस दो है। देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपके पास सिर्फ कंट्रोल करते रहे, ठीक है, आपको सिर्फ रेगुलेट करें, आपको मेंटेन ना करें, तो यू वोंट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। तो ये वही चीज है कि आरबीआई के दो फंक्शंस है, एक है मैनेजमेंट, एक है रेगुलेशन। तो कंट्रोल तो करता है, हर दो बार थप्पड़ मारता है, फाइन इम्पोज कर देता है, लेकिन व्हेनेवर दे नीड हेल्प तो उनकी वो हेल्प भी करता है आपका, ठीक है। हाँ जी। जब आपका पैसा एक दिन के लिए होता है उसको कहते हैं कॉल मनी। यू कैन राइट डाउन, इफ अ लोन इज फॉर 1 डे वी कॉल दैट कॉल मनी। इफ अ लोन इज फॉर 14 डेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं नोटिस मनी। एक टर्म होती है आपकी 15 डेज के लिए, इसलिए टर्म इसमें होती है आपकी फोर्टनाइट लोन, मतलब 15 डेज, ठीक है। ये कुछ टर्म्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो पता है क्या होता है, इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मेंटेन करने में सबसे इनकी भलाई रहती है आपकी, ठीक है। इन अदर केसेस दे कैन आल्सो यूज अदर कोलेटरल, ठीक है, दे कैन यूज अदर कोलेटरल एज वेल, बट उसमें ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगर फंस ही गया तो थोड़ी आरबीआई अपना अड़ा रहेगा उस चीज के ऊपर। ये इन्हीं सब हेल्प के कारण बैंक्स का जो पैसा है ना, देखो पता क्या है, बैंक का पैसा गवर्नमेंट जानबूझ के इन्वेस्ट करवाती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैंने अर्न करना शुरू किया तो मेरे फादर भी मेरे को ये कहते हैं कि अपना थोड़ा पैसा यहाँ इसमें रख दे, थोड़ा सा यहाँ लगवा दे। वो चाहते हैं कि आपका पैसा थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, थोड़ा सा पैसा आपका बचा रहे। तो जब कोई नया बैंक बनता है ना, तो आरबीआई उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसा को यहाँ रखना पड़ेगा, थोड़ा पैसा वहां रखना पड़ेगा। तो हर बैंक के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती ही है, और ऐसा नहीं है कि अगर बैंक कभी लोन मांगेगा तो उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 20 करोड़ की होंगी। अगर उसका 20 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी ना, तो 10 करोड़ का ही लोन मांगेगा, क्योंकि उसको कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऐसे करके फॉर्म में भी रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये डिपेंड होता है आपका कि बैंक के पास डिपॉजिट्स कितने हैं, जितने ज्यादा डिपॉजिट्स उतनी ज्यादा सिक्योरिटीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है। डिपॉजिट दो तरह के होते हैं आपके, टाइम डिपॉजिट्स और डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। दोनों डिपॉजिट्स को फिक्स करो, जितने ज्यादा आपके डिपॉजिट्स होंगे उतना ज्यादा आपको पैसा रखना पड़ेगा। देखो, जितना ज्यादा पैसा जनता का आपके पास है, आपकी जो ऑब्लिगेशन है उसको वापस करने की वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो गवर्नमेंट उतना ही कम रिस्क लेना चाहिए आपका। ऑलमोस्ट एसबीआई के अलावा आपका हर एक प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, वो लॉस कमा रहे हैं, ठीक है। आप मानोगे नहीं, मानना पड़ेगा, पर फैक्ट है। 21 बैंक है आपके सरकारी, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। आज सिर्फ 8 बचे, 21 का की बात कर रहा हूँ मैं आपका, आज से 10 साल पहले देयर वर 21 पब्लिक सेक्टर बैंक। सबसे बड़ा मर्जर किसका हुआ? आपका एसबीआई का। जितने भी आते थे, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सब कुछ मर्ज कर दिया इन्होंने। क्यों? क्योंकि ऑल वर रनिंग इन नॉन प्रॉफिट बिजनेस। ओरिएंटल पेन भी मर्ज कर दिया आपका, एक और भी है, इसे सरकारी बैंक है आपके। तो टोटल सोचो आपकी 10 साल में 21 बचे, ये बहुत घाटा खाते हैं। और अगर हमें कल अपना पैसा जमा करवाना है ना, तो लॉजिकली हमें सरकारी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि सरकार बचाने के लिए आ जाती है इनको। और ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि आपके जितने भी अनप्रॉफिटेबल बैंक्स थे उनको मर्ज करके एक कर दिया गया, ताकि उनका एरिया ऑफ कंट्रोल बढ़ गया, वगैरह वगैरह।
ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है आपका। देखो वो बैंक को बचाने के लिए नहीं आई थी, वो जनता को बचाने के लिए आई थी, ठीक है, क्योंकि जनता का पैसा वहां पे फंसा हुआ था आपका। यस बैंक जो है ना, यस बैंक ने एक प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग करी थी कि उन्होंने एग्रीकल्चर को बहुत सारा पैसा दिया था और बहुत सारे किसानों के खाते खुदे वहां पे हुआ करते थे, तो बेसिकली उनके चक्कर में वो आई थी और बचाया कुछ नहीं है। बैंक ने सिर्फ इतना सा काम किया आपका कि जितना भी उसके पास एसेट्स थे ना, बैंक के एसेट्स को सेल ऑफ करके लोगों का पैसा वापस किया। वो बचाने के लिए नहीं आई है, वो बैंक का ही जो देखो, अब अगर मेरा कोई बैंक है, सॉरी अगर मेरे कोई इंस्टीट्यूट है और मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, तो मैं उन वो इन्वेस्टर से मुझे पैसे मांगेंगे वापस, तो मैं क्या करूंगा, नहीं यार पैसे है ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में मेरा बिल्डिंग तो है, मेरे पास कुछ और इन्वेस्टर कहीं गोल्ड बॉन्ड होंगे, कहीं पे मेरे पास किसी के शेयर्स होंगे, तो गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल टेक ओवर कर लिया, उसके शेयर्स को डिसइन्वेस्ट कर दिया और पैसे लोगों में बांट दिए। और एक रूल है आपका कि अगर आपका बैंक में आपका जो पैसा है, सरकारी है प्राइवेट है, जितना मर्जी पैसा रखो, अगर बैंक आपका डेट आपका डूब जाता है तो 5 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है, ये एक है आपका। लेकिन बैंक डूबते नहीं है, होता था ना आमिर खान डूबते हुए बैंक को मारने के लिए, मरा बैंक, ठीक है, बैंक नहीं मरते, खाना सरकारी बैंक तो बिल्कुल नहीं मरते। और अगर आपका कोई बैंक प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर रहा है तो दो प्राइवेट बैंक्स होंगे। प्राइवेट बैंक्स आर रनिंग देयर बिजनेस वेरी एफिशिएंटली, दे आर प्रोवाइडिंग गुड सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटी मतलब बैंक के लोकल फैसिलिटीज होती है वो बढ़िया प्रोवाइड करते हैं, दे आर नॉट गिविंग लोन विदाउट अ बैकग्राउंड चेक, सब कुछ वेरीफाई करके मुझे काम कर रहे हैं, ठीक है। आई कैन कंटिन्यू बट आई हैव ऑलरेडी अ क्लास, इसलिए मैं 15 मिनट लेट हो चुका हूँ, ठीक है, तो विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है, टुमारो विल एंड दिस चैप्टर।